नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम आ गए हैं एक और क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी। तो क्वेश्चन आपका है कि निर्णय क्या है। निर्णय लिख के आ जाए या निर्णयन लिख के आ जाए। निर्णयन तो बात बराबर ही है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। इंग्लिश में लिख के आएगा डिसीजन मेकिंग, इंग्लिश में लिख के आएगा डिसीजन मेकिंग। तो इंग्लिश का एक बार आप जरूर क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ लेना। तो ये जो निर्णय वाला क्वेश्चन है, आप सोच रहे होंगे मैम ये कहाँ से आया। ये आपका यूनिट नंबर 3 जो आपका प्लानिंग है, ये प्लानिंग का ही पार्ट है। जैसे हमने विशेषता में पढ़ी थी ना निर्णय लेने की प्रक्रिया, तो उसका एक सेपरेट टॉपिक है जो कि कई बार पेपर में पूछा जाता है और इसलिए मैं आपको ये कवर करवा रही हूँ। तो पूछ सकता है कि निर्णय क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए, या निर्णय के प्रकार पूछ लेगा। निर्णय क्या है, निर्णय के प्रकार बताइए, या पूछ लेगा निर्णय क्या है, निर्णय की प्रक्रिया बताइए, साथ ही इसकी विधियां भी बताइए। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे विशेषता, चाहे प्रकार, चाहे प्रक्रिया या चाहे विधियां, तो आपको सेम ही आंसर लिखना है जो कि इस वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, विशेषता आ गई तो किसी बच्चे को विशेषता नहीं आती, तो वो उसके प्रकार और प्रक्रिया लिख देना। क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको यही बोलती हूँ, क्योंकि देखो आपको भी पता है कि अगर आप पेपर में भर कर आओगे तभी नंबर मिलेंगे। अगर आप खाली सीट छोड़कर आओगे तो टीचर भी फिर नंबर नहीं दे सकती, उनके हाथ में भी नहीं है। ऐसे कम से कम टीचर की भी रहता है कि चलो भाई बच्चे ने कुछ लिखा है, नंबर उसको दे दिया जाए। लेकिन अगर आप खाली पन्ना छोड़कर आओगे तो फिर टीचर के हाथ में भी नहीं होता है पेपर में कोई नंबर देना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ ना लिखने से अच्छा है कि कुछ लिख के आना। अगर आपको डिसीजन मेकिंग वर्ड दिख गया तो जितना मैं करवा रही हूँ आप उतना सारा लिख के आ जाना, पास हो जाओगे ऑटोमेटिक। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और जानते हैं कि निर्णय या डिसीजन मेकिंग क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है निर्णय या निर्णयन। दो या दो से अधिक विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना, वो कैसा विकल्प सर्वोत्तम मतलब सबसे बेस्ट विकल्प को चुनना ही निर्णयन या डिसीजन कहलाता है। यानी कि मल्टीपल जब हमारे पास चॉइसेस होती है या मल्टीपल हमारे पास कोई भी रास्ते होते हैं, तो उसमें से किसी एक सर्वश्रेष्ठ को चुनना ही डिसीजन मेकिंग कहलाता है। और निर्णय के द्वारा ही हमें क्या सफलता मिलती है, आप इसको लिंक कर सकते हो। जैसे कि कोई बच्चा चाहता है कि भाई मुझे पढ़ना है, अब उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है। एक उसने सर्वोत्तम विकल्प को चुन लिया कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है, तो उससे क्या है कि वो सफल होने के उसके चांसेस होते हैं। यानी कि उसने कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया है अपने फ्यूचर के प्रति। तो इसी टाइप से जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने बेनिफिट के लिए कोई डिसीजन लेती है तो वो सफलता की ओर ही उसको लेकर जाती है। इसके बाद है विशेषताएं। विशेषताओं की बात कर लेते हैं। पहली विशेषता ये है कि आवश्यकता के आधार पर जो है चयन किया जाता है। किसका? बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारे विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किसके? आवश्यकता के अनुसार ही। जब डिसीजन जो है अपनी आवश्यकता, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वो कहलाता है आवश्यकताओं के आधार पर हमने ये डिसीजन लिया है। कभी भी कोई भी कंपनी में आप जाओगे, जैसे मान लो एक आपको एग्जांपल देती हूँ, किसी कंपनी में अटेंडेंस हो रही थी रजिस्टर के द्वारा। ठीक है, अब वहाँ पर जो बंदे हैं, काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो आ तो रहे थे 10 बजे, ठीक है, या वो आ रहे थे 10:30 बजे, लेकिन रजिस्टर में वो लिख रहे थे आके कि मैं 10 बजे आया हूँ, लेकिन वो 30 मिनट लेट आ रहे थे। तो इससे क्या है कि कंपनी को लॉस हो रहा था, क्योंकि मतलब कई तरीके से देखा जाए तो जो वर्कर जो है वो चीटिंग कर रहे थे कंपनी के साथ। तो इस कंडीशन में कंपनी ने क्या किया, पंचिंग मशीन लगवा दी कि भाई लो टाइम के अकॉर्डिंग ही आपकी पंचिंग हो जाएगी और मशीन से ही ऑटोमेटिक आपकी सैलरी बन जाएगी। तो ये क्या है, ये उसकी आवश्यकता के आधार पर उसने अपने लिए एक विकल्प बनाया कि क्यों ना मैं रजिस्टर को हटाकर एक पंचिंग मशीन ले आऊं। अब यहाँ पर रजिस्टर के पास भी उसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, या जहाँ पर रजिस्टर रखा रहता है वहाँ वो कैमरा लगवा दे, या वहाँ पे एक बंदा खड़ा कर दे बॉडीगार्ड के रूप में, या वो पंचिंग मशीन लगवा दे। तो उनके पास 3 ऑप्शन थे। कोई बंदा खड़ा रहेगा तो वो जो बंदा है वो देखेगा कि सभी वर्कर जो है ऑन टाइम ड्यूटी ही लिख रहे हैं या कोई ज़्यादा या कम लिख रहा है।
कैमरा रहेगा तो कैमरा हमें बता देगा, और तीसरा है पंचिंग रहेगा तो पंचिंग में एक्यूरेट ही टाइमिंग आएगी। तो यहाँ पे क्या है कि 3 विकल्प हो गए, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होता है कि जब बहुत सारे विकल्पों में से हम अपनी आवश्यकता के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन को चुनते हैं तो वही कहलाता है आवश्यकता के आधार पर चयन। दूसरा है प्रबंध का प्रमुख कार्य है, मैनेजमेंट का सबसे मेन वर्क है ये। सबसे पहला आपको पता है प्रथम काम क्या होता है, प्रथम काम होता है प्लानिंग करना, और प्लानिंग के अंदर का कार्य है डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेना। तो बेसिकली प्रबंध का भी मुख्य कार्य ये हुआ। उसके बाद है प्रबंध के सभी कार्यों पर लागू। प्रबंध के कोई भी कार्य हो, चाहे वो स्टाफिंग करना हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, कोई भी चीज़ मतलब कोई भी स्टेज हो या कोई भी कार्य हो, प्रबंध के जितने भी कार्य होते हैं जो हमने अभी पढ़े हैं 5 से 6, तो उन सभी के अंदर डिसीजन मेकिंग सभी पे लागू होता है, क्योंकि डिसीजन हर इंसान अपने मतलब हर कर्मचारी अपने अपने स्तर पर डिसीजन लेता है। चाहे वो अपने लेवल पे लो, चाहे वो अपर लेवल वाले लोग भी लेते हैं, वो लो लेवल वाले लोग भी लेते हैं, और वो मिडल लोग वाले भी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि इससे सफलता व असफलता दोनों ही मिलती है, तो इसका आधार है सफलता का आधार व असफलता का आधार। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आपने जो डिसीज़न लिया है वो आपके लिए हमेशा पॉजिटिव ही हो सकता है कि कोई डिसीज़न आपके लिए नेगेटिव या आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ लिखनी है। उसके बाद है अनुभव का प्रयोग, यानी कि अपने एक्सपीरियंस के आधार पर डिसीजन मेकिंग की विशेषता क्या है कि डिसीजन ऐसे ही कोई भी व्यक्ति नहीं लेता, वो अपने एक्सपीरियंस यानी अनुभव के प्रयोग पर ही कोई भी डिसीजन लिया जाता है किसी के भी द्वारा। उसके बाद है डिसीजन का जो मेन उद्देश्य होता है या जो विशेषता बोले हम, तो उद्देश्य को पूरा करना ही इसकी विशेषता है। उसके बाद है नियोजन में उपयोग। नियोजन मतलब होता है प्लानिंग, जैसे मैंने आपको बताया प्लानिंग का पार्ट है डिसीजन मेकिंग, तो प्लानिंग के अंदर भी इसको उपयोग करते हैं। यहाँ पे आप अलग अलग पॉइंट भी लिख सकते हो कि प्लानिंग में उपयोग करते हैं, आयोजन में उपयोग करते हैं, स्टाफिंग में उपयोग करते हैं, कई सारी चीज़ों में उपयोग करते हैं। तो आप सिंपल ऐसा पॉइंट भी लिख सकते हो, या आप ये भी लिख सकते हो कि प्रबंध के सभी कार्यों पर लागू या उपयोग, सभी कार्यों में उपयोग। तो आप दोनों में से कोई भी पॉइंट लिख सकते हो। यहाँ पर 2 अलग अलग पॉइंट है बेसिकली, आप चाहें तो अलग अलग करके भी लिख सकते हो कि नियोजन में उपयोग, फिर उसके बाद लिख दो आयोजन में उपयोग, फिर स्टाफिंग में उपयोग। इससे क्या है कि आपके पॉइंट और बढ़ जाएंगे। या उसे आप एक बार में लिख दो कि प्रबंध के जितने भी कार्य होते हैं सभी पर ये लागू होता है। उसके बाद है व्यय में कमी लाना। बाद आपको लिखना है व्यय में कमी लाना। जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो बिना फजूल के खर्च होते हैं, उसको कम लाने का काम भी डिसीजन मेकिंग करता है। उसके बाद यही है जैसे असफलता और सफलता है, इसी टाइप से जो भी हम डिसीजन लेते हैं ज़रूरी नहीं है वो पॉजिटिव वे में हो, वो नेगेटिव वे में भी हो सकते हैं। उसके जो परिणाम हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। उसके बाद है मानसिक क्षमता पर आधारित। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो ऐसे ही नहीं लेते कि चलो भाई मेरा मन किया मैंने ये डिसीजन ले दिया, नहीं, वो हमारी बुद्धि पर मतलब बुद्धि का उपयोग करके ही, अपनी मानसिक क्षमता का प्रयोग करके ही हम कोई भी डिसीजन या कोई भी निर्णय लेते हैं। और साथ ही साथ ये सभी क्षेत्रों में शामिल है और सभी स्तरों पर लागू होता है। जैसे मैंने बोला ना कि टॉप मैनेजमेंट हो, चाहे मिडल मैनेजमेंट हो, चाहे वो डाउन मैनेजमेंट हो, सबसे लो मैनेजमेंट। क्षेत्र का मतलब ये है कि यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि कोई भी क्षेत्र हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सभी क्षेत्रों में ये होता है, चाहे छोटे व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, सभी के लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है। अब डिसीजन जो मेकिंग होती है उसके कितने प्रकार होते हैं, मतलब डिसीजन कितने प्रकार के होते हैं बेसिकली, तो 5 प्रकार के होते हैं। आपको 5 प्रकार बताने हैं। पहला है व्यक्तिगत, दूसरा है पेशेवर, तीसरा साधारण, चौथा महत्वपूर्ण और 5वां है नीतिगत। इसमें से कोई भी 3 आप लिख के आ जाना पेपर में, अगर आए तो, नहीं आए तो भी लिख देना। व्यक्तिगत निर्णय जो होता है जो इंसान इंडिविजुअल लेवल पर लेता है, जिससे आप किसी, मान लीजिए आप कॉलिंग डिपार्टमेंट में हो, आप काम कर रहे हो, आपने आज डिसीजन लिया कि भाई आज मैं 80 या 100 कॉल करूँगा या करूँगी, ठीक है, तो ये आपका खुद का डिसीजन है। तो ये हो गया आपका व्यक्तिगत डिसीजन। दूसरा है पेशेवर डिसीजन। पेशेवर डिसीजन का मतलब होता है कि ऐसा डिसीजन जिससे हमें
अर्निंग हो। जैसे कि आपको पता होगा जैसे विशेष ज्ञान और क्षमता के अनुभव के आधार पर जब कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसे हम कहते हैं पेशेवर निर्णय। जैसे एक मैनेजर होता है, एक मैनेजर जो है वो डिसीजन लेता है, क्यों लेता है? उसका मन तो नहीं करता, वो डिसीजन या निर्णय इसलिए लेता है क्योंकि उसे उसके बदले में पैसा मिलता है। या कोई भी, जैसे आप कहीं जाओगे, लाइक डॉक्टर की दुकान पे गए या कहीं पे भी गए, तो वहाँ पे भी एक डिसीजन, मतलब वो आपको सलाह देते हैं, आपके संग आपको निर्णय देते हैं कि आप ये करो ये करो। क्यों? क्यों? वो अपनी ज्ञान और क्षमता और अनुभव के आधार पर ही आपको बताते हैं। और कभी भी आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, वो फ्री में आपको कोई भी निर्णय या कोई भी सजेशन नहीं देगा, वो उसके बदले में वो अपना फीस जो भी उसकी होती है वो फीस लेते हैं, राइट। तो पेशेवर निर्णय होते हैं उसको आपको लिंक करना है अर्निंग से, यानी कि जहाँ से आपको पैसा मिलता है वो अपने विशेष ज्ञान, क्षमता और एक्सपीरियंस के आधार पर जो निर्णय लिया जाता है वो पेशेवर निर्णय कहलाता है। उसके बाद है साधारण निर्णय। साधारण निर्णय का मतलब होता है कि नॉर्मल, जब एक कंपनी के अंदर नॉर्मल डिसीजन लिया जाता है कि लंच टाइम कब होगा, ओवर टाइम कब होगा, इस टाइप के, है ना, क्योंकि ये तो पहले के निर्णय हैं, प्लानिंग के टाइम पर ही ले लिए। तो ये होता है कि हाँ, नॉर्मल डिसीजन पहले से ही ले रखे कि ये काम इस टाइम पर होगा, वर्कर इतने टाइम पे आएंगे, छुट्टी इतने टाइम पर होगी। तो ये हो गए साधारण नियम। एक होता है महत्वपूर्ण निर्णय। सॉरी, मैंने आपको पहले बोला था ना 5 है, 5 नहीं है, सॉरी 8 है। कोई भी 3 से 4 आप पेपर के अंदर लिख देना। तो देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल से बता रही हूँ, वर्डों को आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे डेफिनेशन लिखोगे, अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। उसके बाद देखो, महत्वपूर्ण निर्णय होता है। महत्वपूर्ण निर्णय जो बहुत, मतलब ऑन द स्पॉट, मतलब एकदम से लिए जाते हैं, या कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जिसमें रिस्क भी होता है, तो उसे कहते हैं कि महत्वपूर्ण निर्णय है ये। उसके बाद नीतिगत निर्णय। नीतिगत निर्णय का मतलब ये होता है कि ऐसा निर्णय लिया जा रहा है जिसमें हमने पहले से ही नीति बना ली है, पहले से ही प्लानिंग बना ली है। जैसे हमने कंपनी के अंदर एक डिसीजन लिया, उसमें हमने बोला कि एक बंदा अगर 1 लाख की सेल लेके आता है तो उसे 1,000 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। तो हमने नीति पहले से ही बना रखी थी, ऐसी नीति जिससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी हानि ना हो। तो ऐसी नीति पहले ही बना ली, और नीति बनाने के बाद उस नीति को लागू किया, यानी कि डिसीजन मेकिंग किया उसके ऊपर, मतलब उस नीतिगत को लागू करना ही क्या कहलाता है? नीतिगत निर्णय। तो ऐसी नीति जिसके ऊपर पहले से ही योजना बना ली गई हो, साथ ही उसके क्या परिणाम निकलते हैं वो सब पहले ही देख लिए गए हों, वही कहलाता है नीतिगत निर्णय। ठीक है। और उसके बाद है प्रशासनिक, जो प्रशासन के द्वारा लिए जाते हैं। सामूहिक, जो ग्रुप में लिए जाते हैं, यानी कि कोई भी न्यू जो रूल बनता है तो वो अकेले ना लेकर सभी एम्प्लॉय को मीटिंग, मतलब एक होता है ना मीटिंग बुलाई, सबके संग ही कोई निर्णय लिया जाए, वो हो गया सामूहिक। और आकस्मिक का मतलब होता है जो एकदम से निर्णय लिया जाता है। जैसे कोरोना टाइम पर वर्क फ्रॉम होम मिलता था, अब इससे नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है, बट आकस्मिक है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, एकदम से लाइट चली जाए, या मान लो कि किसी ऑफिस में आग लग जाए, या आसपास में कोई ऐसा कुछ भी, मतलब प्राकृतिक घटना हो जाए या प्राकृतिक आपदा हो जाए जिसकी वजह से किसी कंपनी को एकदम से कोई भी निर्णय लेना पड़ जाए, तो वो कहलाता है आकस्मिक। ठीक है। तो पहला आप लिख लोगे व्यक्तिगत, जो इंसान खुद से लेता है। दूसरा पेशेवर, जिसके बदले में उसको पैसा मिलता है। तीसरा साधारण है, नॉर्मल है, इसमें इतना कुछ वैसा नहीं होता। चौथा है महत्वपूर्ण, जो एकदम से लिया जाता है और उसमें कई सारे रिस्क भी रहते हैं। जैसे एकदम से बोल दिया जाए कि कल से आपकी जो टाइमिंग है वो 9 से 5 की हो जाएगी, या आपकी सैलरी में से 20% माइनस हो जाएगा। किसी बंदे का पीएफ नहीं कट रहा, एकदम से बोल दे कंपनी की अब से आपका पीएफ कटेगा, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसको 8,000 मिल रहा है तो फिर उसको 6 मिलेंगे। तो फिर घर खर्च जो होता है, घर के जो खर्चे होते हैं चलाने में प्रॉब्लम हो जाती है फिर लोगों को, है ना, क्योंकि जो उसका रोटेशन बना होगा वो 8,000 के अकॉर्डिंग ही घर के खर्च का रोटेशन बना होगा। एकदम से कंपनी बोल दे कि आपका पीएफ कटेगा, क्योंकि देखो जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसमें कटता ही है। बट मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप समझ पाओ
कि महत्वपूर्ण निर्णय क्या होते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय में ऐसा कोई निर्णय जो एकदम से लिया जाए, हो सकता है कि उसका नकारात्मक इफेक्ट भी पड़े, हो सकता है कई सारे एम्प्लॉय जो हैं वो छोड़ के चले जाएं, बोले कि नहीं भाई मेरे को पीएफ नहीं कटवाना, मैं जा रहा हूँ छोड़ के, तो इस टाइप के निर्णय। उसके बाद है नीतिगत निर्णय का मतलब ये होता है जब पहले से ही नीति बना ली गई हो कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, कंपनी को इससे लाभ होगा, और वैसा कोई निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद है जो प्रशासन यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा कोई भी निर्णय अगर लिया जाता है तो वो प्रशासनिक है, सामूहिक के अंदर ग्रुप होता है, और आकस्मिक के अंदर एकदम से होता है। इसको आप लिंक करोगे प्राकृतिक आपदा से। उसके बाद है जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो प्रक्रिया के चरण क्या होते हैं, उस जो प्रोसेस होता है उसके क्या चरण होते हैं। तो बेसिकली उसके 6 चरण होते हैं। पहला चरण है कि समस्या का निदान। समस्या के निदान के अंदर आप पहला पॉइंट लिखोगे कि क्या समस्या है, उसको पहले तो देखना, और उसके क्या क्या सॉल्यूशन, क्या क्या निदान हो सकते हैं वो देखना ही कहलाता है समस्या का निदान। यानी कि क्या प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो। उसके बाद विकल्प की खोज करी जाती है कि सॉल्यूशन के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। फिर उन सारे ही ऑप्शन का एक बार मूल्यांकन किया जाता है कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन बेस्ट हो सकते हैं। फिर उनमें से सबसे अच्छे विकल्प को चुना जाता है और उस निर्णय को फिर लागू कर दिया जाता है। देन उसके बाद जो निर्णय जो लागू किया जाता है उसका दोबारा से मूल्यांकन या उसका फॉलोअप लिया जाता है। तो ये होता है डिसीजन मेकिंग के चरण। पहला है समस्या को ढूंढना और वो समस्या क्या है और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। फिर विकल्पों को खोजना, फिर उनका मूल्यांकन करना, फिर अच्छे विकल्प का चयन करना, फिर निर्णय को लागू कर देना और उसके बाद उसका फॉलोअप लेना कि जो हमने नियम बनाया है, जो निर्णय लिया है, क्या वो जिस तरीके से सोच करके लिया है उस टाइप से काम कर रहा है या नहीं। अब हम बात कर लेते हैं जो डिसीजन मेकिंग होती हैं उसकी विधियां की, यानी कि इंग्लिश में लिख के आएगा उसके मेथड की। ठीक है, मेथड्स की बात कर लेते हैं। तो मेथड में ये है कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं क्या क्या विधि हो सकती है। सबसे पहले तो आपको खुद पता है, सामूहिक के द्वारा मतलब बहुत सारे लोगों को बुला लो, ग्रुप के द्वारा पूछ लो कि भाई ये वाला निर्णय हम ले रहे हैं, कितने लोग एग्री हैं, कितने लोग डिसएग्री हैं। जहाँ पर आपको लगता है कि ज़्यादा जनता या ज़्यादा कर्मचारी सहमत हैं वो ले लो। तो ये हो गया आपका ग्रुपिंग वाला। स्वयं के अनुभव के अनुसार, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट के मान लो बॉस है या प्रबंधक है, मीन्स जो मैनेजर हैं, अगर वो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कोई भी निर्णय लें तो वो हो गया स्वयं के अनुसार। तो पहला और चौथा समझ में आया। तीसरे में है किसी एक्सपर्ट को बुला लो और उसको ये बताओ कि हमारी कंपनी में ये चीज़ें हो रही है, अब इसके लिए हमें एक जो है वो निर्णय चाहिए कि हम इसके ऊपर क्या डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया एक एक्सपर्ट के द्वारा यानी कि विशेषज्ञ के द्वारा। उसके बाद है अन्य व्यक्तियों के निर्णय का मूल्यांकन करके या अन्य व्यक्तियों या फर्मों के निर्णय का मूल्यांकन करके। इसके अंदर बेसिकली ये है कि जैसे मान लो अमेज़ोन है, आज के डेट में अमेज़ोन कंपनी को कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो देखेगी कि भाई उसके जैसी कंपनी मार्केट में कौन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, तो वो उसको देखेगी कि क्या मीशो ने ये निर्णय लिया था, क्या फ्लिपकार्ट ने भी ऐसा कोई डिसीजन लिया था, और डिसीजन अगर लिया था तो उसके क्या इफ़ेक्ट पड़े। तो यानी कि जो दूसरी फर्म है उसके जैसी जो समान फर्में हैं, दूसरी जो फर्में हैं या उसके जैसे जो दूसरे व्यक्ति हैं, उसके निर्णय को देखकर उसके निर्णय का मूल्यांकन करेगी। तो पहला है अपने खुद के एक्सपीरियंस के द्वारा, दूसरा है दूसरे के एक्सपीरियंस या दूसरे फर्मों का जो निर्णय है उसका मूल्यांकन करके, तीसरा है एक्सपर्ट के द्वारा, चौथा है सामूहिक यानी ग्रुप के द्वारा निर्णय ले सकते हैं। तो ये होता है आपका डिसीजन मेकिंग। आशा करती हूँ आपको डिसीजन मेकिंग समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, आप ग्रुप दिया गया है, जो ग्रुप की लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ आप लोग वीडियो देख रहे हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं भी आगे और आपके लिए हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे मीडिया एंड एजुकेशन हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके लिए आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।